सुपर कमांडो ध्रुव मारा गया। एक महान गाथा का अंत हो गया। मुसीबतों को खुशहालियों में बदल देने वाला शख्स, मजबूरों और कमजोरों की बाजुओं की ताकत, जुल्म का कट्टर दुश्मन और अपराधियों का काल बनकर उनके मौत का फरमान लिखने वाली हस्ती आज चिता के उस पार जा चुकी है। कैसे मरा ध्रुव, यह कोई नहीं जानता। यह खबर पूरी तरह से दबा दी गई है। जानता है तो सिर्फ एक शख्स, वह खलनायक या खलनायिका जिसने मारा ध्रुव को। पर वह है कौन, जानना मुश्किल ही नहीं, असंभव लगता है, क्योंकि हर बड़ा अपराधी यह दावा कर रहा है कि मैंने मारा ध्रुव को। वे सब झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अपने आप को महान सिद्ध करना चाहते हैं। ध्रुव की जान इन हाथों ने ली है, ग्रैंड मास्टर रोबो के हाथों ने। जानना चाहते हो किस तरह? इस तरह। हर खलनायक यही दावा कर रहा है रोबो, लेकिन मुझ पर वार करने की कोशिश मत करो। मुझको तुम छू भी नहीं सकते। वैसे भी मैं तुम्हारा न दुश्मन हूं और न ही दोस्त। कौन हो तुम? मैं हूं कंकाल तंत्र, एक महान योद्धा। मेरा शौक है हर युग में जाकर उस युग के योद्धाओं को मात देना। मैं कहां से आया हूं ये मैं बताने की कोशिश अगर करूंगा भी तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। बस इतना जान लो कि मैं यहां पर आया था इस युग के महान वीर सुपर कमांडो ध्रुव को मात देने, उस शौर्य की जीती जागती मूर्ति को मात देने जिसको आज तक कोई झुका नहीं पाया। लेकिन मेरे यहां पर पहुंचने से पहले ही वह अजय योद्धा मारा गया। और मैं यह जानना चाहता हूं कि किसने मारा ध्रुव को। वैसे तो हर छोटा मोटा खलनायक भी यह दावा कर रहा है, लेकिन इस युग में सिर्फ 8 ही ऐसे महाखलनायक हैं जो यह काम करने की क्षमता रखते हैं, और तुम उनमें से एक हो, ग्रैंड मास्टर रोबो। मैंने एक अपराध अदालत बिठाई है जिसमें हर महाखलनायक अपना दावा पेश करेगा। सच झूठ का फैसला मैं करूंगा, और जिसका दावा सही पाया जाएगा उसको मैं दूंगा पूरी पृथ्वी पर राज्य करने की शक्ति। वह बनेगा परम खलनायक। तुम दोगे शक्ति और मुझे? मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी पृथ्वी की सारी शक्तियां तुच्छ हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, दौलत के ढेर लगा सकता हूं, सोना इशारे में किसी भी चीज को हवा में मिला सकता हूं। तुमको भी। बस समझ गया, मैं चलने को तैयार हूं। फिर आओ, बाकी खलनायक हमारा इंतजार कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ों की वह चोटी जहां पर हेलीकॉप्टर तक नहीं जा सकता था, बादलों और कुहासे से ढकी हुई वह चोटी, और उसी चोटी की एक गुफा के अंदर बैठी थी कंकाल तंत्र की क्राइम कोर्ट, जिसमें मौजूद थे इस दुनिया के 8 महानतम खलनायक, और मौजूद थे पूरी दुनिया के माफिया बॉस जो सिर्फ उसी महाखलनायक की अधीनता स्वीकार करने को तैयार थे जिसने ध्रुव का खात्मा किया था। सभी बेताब थे अपने आप को ध्रुव का हत्यारा सिद्ध करने के लिए, ताकि पा सकें परम खलनायक का खिताब और हासिल कर सकें पूरी दुनिया पर राज्य करने की शक्ति। शांति। हर महाखलनायक को अपना पूरा पक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाएगी, और उनसे जिरह करेगा मेरा रोबोट बायोट्रॉन। इसके अंदर पूरी पृथ्वी की सारी जानकारी भरी हुई है, इसलिए सावधान। तुम्हारे किसी भी झूठ को यह तुरंत पकड़ सकता है। अब मैं प्रथम महाखलनायक को अपनी शौर्य गाथा सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमान ध्वनिराज। पहली गवाही, मैंने मारा ध्रुव को। गुफा में छाई शांति को एक खरखराती मशीनी आवाज ने भंग किया। श्रीमान ध्वनिराज, हमने आपके द्वारा पहले से ही दिए गए लिखित बयान को पढ़ लिया है। फिर भी हम आपके मुख से आपकी शौर्य गाथा का विवरण सुनना चाहते हैं, ताकि इस सभा में उपस्थित सभी खलनायक आपके पराक्रम को जान सके। बताइए, आपने महान योद्धा ध्रुव का अंत कैसे किया? अपनी पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों से। ध्वनिराज का एक वार भी नहीं सह सका, वह हार्ड मांस का शैतान। लेकिन मेरी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, कई महीनों पहले से, तब से जब से मैं नारका जेल से रिहा हुआ। राजनगर को अपनी ध्वनि तरंगों से धूल में मिलाने की धमकी देकर 50 करोड़ रुपए हासिल करने का मेरा प्लान धूल में मिल चुका था। मेरी अल्ट्रासोनिक तोप अब किसी कबाड़ घर की शोभा बढ़ा रही थी, और यह सब सिर्फ एक शख्स के कारण हुआ था, सुपर कमांडो ध्रुव के कारण। मेरे दिल में धधकती बदले की आग की लपटें आसमान को छू रही थीं, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक ब्लास्टर का निर्माण करना था। उसके लिए मुझे जरूरत थी पैसों की, और पैसे मिलते हैं बैंक में। आज बैंक में कितना कैश मंगाया है गदरे? 30 लाख रुपए सर। 2-3 दिनों का काम हो जाएगा इससे। लेकिन 2-3 दिनों का काम 2-3 मिनटों में हो जाना था। मेरा गिलास टूटा कैसे? बचिए सर, टेबल भी टूट रही है। मैनेजर और गदरे की भयभीत नजरें चारों तरफ घूमकर एक अजीबोगरीब वस्तु पर चिपक कर रह गई। चमगादड़! और वह भी दिन में। वे बस इतना ही, क्योंकि तभी चमगादड़ों की पूरी फौज ने धड़धड़ाते
या कहिए कड़कड़ाते हुए बैंक के अंदर प्रवेश किया और पूरे बैंक में कहर टूट पड़ा। मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। यह कमाल था, उन चमगादड़ों के गले से निकलती प्राकृतिक अल्ट्रासोनिक तरंगों का, जिन तरंगों को मैंने उन चमगादड़ों के गलों में एक छोटा सा यंत्र फिट करके घातक और विस्फोटक स्तर का बना दिया था। और उन घातक तरंगों के सम्मिलित हमले के सामने बैंक लॉकर का मोटा स्टील दरवाजा भी नहीं टिक सकता था। 30 लाख रुपए के नोट अब खुले में पड़े हुए थे। उनको इंतजार था मेरा और मेरे आदमियों के हाथों में थमे बैगों का। मैं अपने बेशकीमती चमगादड़ों को बॉक्स के अंदर बंद करने में व्यस्त हो गया और मेरे आदमी नोटों को संभालने में। इस सारी प्रक्रिया में सिर्फ 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन इतना समय शायद काफी था उस मुसीबत को मेरे सर पर टूटने के लिए। यह मैं कभी नहीं समझ पाया कि सुपर कमांडो ध्रुव हर घटना स्थल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। इस बार भी नहीं समझ पाया। सुपर कमांडो ध्रुव! हाँ ध्वनिराज, तुम नारका जेल में 2 साल रहकर भी सुधर नहीं सके। इसीलिए इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम बूढ़े होने से पहले नारका जेल से बाहर ना निकल सको। ध्रुव एक आश्चर्यजनक इंसान था, फुर्तीला, शक्तिशाली और बुद्धिमान। विपरीत परिस्थितियों में भी मौत को छकाने वाला इंसान, लेकिन था तो फिर भी वह एक इंसान ही। फायर! मेरा ख्याल गलत था, वह इंसान नहीं था। कोई भी इंसान गोलियों की उस बौछार से बच नहीं सकता। गोलियां एक बार चलनी जो बंद हुई तो फिर न चल पाई। बंदूकें हाथों से छूट चुकी थीं और गोलियों की जगह अब ध्रुव के वार हवा में उड़ रहे थे। कुछ क्षणों तक मैं भी भौचक्का सा उस अद्भुत फाइटर के बिजली जैसे वारों को देखता रह गया। मैं समझ गया था कि मेरे पास पैसे लेकर भागने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय है, क्योंकि मेरे आदमी इससे ज्यादा देर तक ध्रुव के सामने नहीं टिक सकते। मेरा ख्याल फिर गलत था। मेरे आदमी सिर्फ 23 सेकंड तक ठहर सके। जरा सुनो तो ध्वनिराज, तुम्हारे खाते में जितना पैसा है उससे कहीं ज्यादा तुम निकाल कर ले जा रहे हो। अब पुलिस के यहाँ पर आने तक तुम चुपचाप पड़े। इससे ज्यादा वह न बोल सका, क्योंकि मेरी बैकअप यूनिट तैयार थी और जब तक यह वायुसेना मेरे पास थी तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता था और ना ही कोई इस वायुसेना के हमले से बच सकता था। सुपर कमांडो ध्रुव भी नहीं। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पहला ब्लास्ट उसको पूरी तरह से नहीं लग पाया और दूसरे वार को उसने अपने तक पहुंचने नहीं दिया। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी ध्रुव मेरे अल्ट्रासोनिक चमगादड़ों से बच नहीं सकता था, क्योंकि चमगादड़ों की तादाद ज्यादा थी और वे हर तरफ से हमला कर रहे थे। ध्रुव जैसा विलक्षण योद्धा भी कुछ देर तक तो उनका सामना कर सकता था, लेकिन इस बार उसकी मौत निश्चित थी। दिल तो यही चाहता था कि मैं वहां पर रुककर ध्रुव की मौत का दिलकश नजारा देख सकूं, लेकिन मेरे पास उस सुनहरे दृश्य को देखने का वक्त नहीं था। अब पुलिस किसी भी समय वहां पर आ सकती थी। मेरे आदमी भी होश में आ गए थे। मैं पैसा लेकर बैंक से भाग निकला और अपने अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को बनाने की तैयारी में जुट गया। लेकिन श्रीमान ध्वनिराज, आपने अपने लिखित बयान में तो श्रीमान ध्रुव को मारने का कोई और तरीका लिखा था। हाँ, दरअसल आगे की कहानी मुझे बाद में मालूम हुई। अपने उस आदमी की जुबानी जो टांग टूट जाने की वजह से बैंक से भाग नहीं पाया था और जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। ओह, समझा। आगे सुनाइए। मेरी चमगादड़ों की फौज का हमला तो भीषण था ही, लेकिन उनका मुकाबला करने वाला भी उतना ही भीषण था। कभी ध्रुव चमगादड़ों पर भारी पड़ जाता और कभी चमगादड़ ध्रुव पर हावी हो जाते। ओह, ये तो हर तरफ से हमला कर रहे हैं और मैं हर तरफ के हमले से बच नहीं सकता। उसके कपड़ों के चिथड़ों में से उसका बदन झांक रहा था। खून के लाल धब्बे पीली और नीली पोशाक पर चमक रहे थे। ध्रुव की मौत उसके सिर पर तांडव कर रही थी। बचने का एक ही रास्ता है। अगले पल जो हुआ उसको देखकर मेरे आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। दाद दे उठा वह अपनी टांग तोड़ने वाले के दिमाग की। ध्रुव ने बिजली की सी फुर्ती से उछलकर एक चमगादड़ को दबोच लिया था। इन शैतानों से अगर कोई निपट सकता है तो सिर्फ इन जैसे दूसरे शैतान। ध्रुव के शक्तिशाली हाथ चमगादड़ के परों को मोड़ते चले गए। चमगादड़ के गले से एक बेआवाज अल्ट्रासोनिक चीख उबलती चली गई और हर बेआवाज की चीख के साथ ध्रुव का शरीर भी घूमता चला गया। अल्ट्रासोनिक चीखों के ब्लास्ट चमगादड़ों के शरीरों के चिथड़े उड़ाते चले गए और कुछ ही पलों में मैदान साफ हो गया। मेरा दुश्मन एक बार फिर जीत गया था, पर यह जीत अधूरी थी, क्योंकि वह न तो मुझे पैसा लेकर भागने से रोक पाया था और न ही अल्ट्रासोनिक लॉन्चर बनाने से। पैसे अगर भरपूर हों तो काम बहुत जल्दी होता है। मेरा लॉन्चर तैयार होने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। अब सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आप इस अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को फिट कहां पर करेंगे ध्वनिराज? यही तो सोचने की बात है लाला रुख।
मैं इसको कहीं पर भी फिट करूं, वह शैतान का बच्चा ध्रुव फिर भी इसका पता लगा ही लेगा, और फिर यह भी किसी कबाड़ घर में पड़ा मिलेगा। इसको किसी ऐसी जगह फिट करना होगा ताकि ध्रुव इस तक पहुंच ही ना। मिल गई लांचर को फिट करने की जगह। इस लांचर को मैं सैटेलाइट यानी उपग्रह में चुपचाप फिट कर दूंगा, लाला रूख, ताकि मैं अंतरिक्ष से पूरी दुनिया को इसके निशाने पर ले सकूं। वह सैटेलाइट तो यहीं राजनगर के स्पेस सेंटर में रखी है, लेकिन उस तक पहुंच पाना असंभव है। पहरा बहुत सख्त है, क्योंकि सैटेलाइट के साथ साथ वहां पर चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग भी चल रही है। उस सुरक्षा घेरे को तोड़ना ध्वनिराज के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि किसी को यह भनक तक नहीं है कि स्पेस सेंटर में आज रात ध्वनिराज आ रहा है। स्पेस सेंटर जहां पर हर समय कड़ी सुरक्षा का घेरा बना रहता है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा और भी सख्त थी, क्योंकि वहां पर चल रही 2 महत्वपूर्ण योजनाओं ने स्पेस सेंटर का महत्व और बढ़ा दिया। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था को भेदना मेरे लिए बच्चों का खेल था। किसी को यह पता नहीं था कि स्पेस सेंटर पर आज हमला हो रहा है। कम से कम मैं तब तक यही समझ रहा था, और मेरी सोच न जाने क्यों हर बार गलत साबित हो रही थी, क्योंकि तभी पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। किसी को पहले से ही इस हमले की खबर थी। यह क्या? ध्वनिराज, चारों तरफ से सुरक्षा सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं। जरूर कहीं पर कोई अलार्म बज उठा है। तुम लोग सैनिकों को उलझाओ, तब तक मैं अपना काम करके आता हूं। मेरे आदमी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए, और मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्पेस सेंटर के अंदर भाग लिया, उस सैटेलाइट की तलाश में जिसमें मुझे अपना अल्ट्रासोनिक लॉन्चर फिट करना था। मेरी उंगली लॉन्चर के बटन पर एक बार जो दबी तो फिर हटी नहीं। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर के तीखे ब्लास्ट सैनिकों को तेज ब्लेड की तरह काटते चले गए। अचानक मेरी नजर एक शीशे के अंदर पड़ी। सैटेलाइट सामने चमक रही थी। मैं अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। दरवाजा मिल गया। मैंने जितनी तेजी से स्पेस सूट पहना, वह शायद स्पेस सूट पहनने का नया रिकॉर्ड होगा। दरवाजे का एयरलॉक खुलने लगा, और मैंने अपने आप को एक बेहद रोमांचक माहौल में पाया। वह स्थान शायद एक प्रयोगशाला थी, और उसके अंदर चांद की सतह का हूबहू माहौल बनाया गया था। ऊबड़ खाबड़ सतह, काले अंतरिक्ष में चमकते सितारे, और पूरा वैक्यूम यानी हवा का कहीं नामो निशान तक नहीं। ठीक वैसा ही जैसा असली चांद पर होता है। कमाल का दृश्य है। शायद चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग यहीं पर चल रही है। मैं सैटेलाइट की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। सैटेलाइट कहां गई? बाहर से तो यहीं पर रखी दिख रही थी। तभी मेरे स्पेस सूट में लगे रेडियो फोन पर एक सर्द आवाज गूंज उठी। वह सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट का प्रक्षेपित चित्र था ध्वनिराज। घूमते ही मेरी नजरें जिस पर पड़ी, उसको देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो उठी। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहां पर कैसे? मुझे तुम्हारी हर एक चाल का पहले से ही पता था ध्वनिराज, पर मैं तुमको यहां पर रंगे हाथों ही पकड़ना चाहता था। तुमको कैसे पता था? उस चमगादड़ के जरिए जो मैंने बैंक में पकड़ा था, उस पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपकाकर मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे मालूम था कि उड़कर वह अपने घर ही वापस जाएगा। उसका घर यानी तुम्हारा अड्डा, और उस ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारी हर एक बात मेरे कमांडो हेडक्वार्टर के ट्रांसमीटर पर रिसीव हो रही थी। और अब मैं उस काम को पूरा करूंगा जो बैंक में अधूरा छूट गया था। वह मुझसे कई मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि एकाएक इतनी लंबी छलांग उसने कैसे लगा दी। क्या ध्रुव में कोई सुपर पावर आ गई है? ओह, समझा, यह लेबोरेटरी चांद का प्रतिरूप है। इसीलिए यहां की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी चांद जैसी ही है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6ठा भाग। इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी ऐसी छलांग। मैं संभल भी ना पाया था कि मुझ पर दूसरी टक्कर आ लगी। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा, और मेरा बदन उस वैक्यूम में उड़ता हुआ चट्टानों से जा टकराया। ओफ! अगर मेरे स्पेस सूट में नुकीली चट्टानों से एक छेद भी हो गया तो इस वैक्यूम में मेरे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। लॉन्चर को सैटेलाइट में फिट करने का मेरा प्लान तो धूल में मिल ही चुका था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ध्रुव को भी उसी कृत्रिम चांद की धूल में मिलाने की ठान ली थी। मेरे सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। मेरे हाथ मशीन की तरह चल रहे थे और हथौड़े की तरह वार कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की भी सारी जिंदगी इन्हीं दांव पेंचों के साथ गुजरी थी। मैं उससे सीधी फाइट में कभी नहीं जीत सकता था। अब अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो ये नुकीला पत्थर तुम्हारे स्पेस सूट में घुस जाएगा ध्वनिराज, और उसके बाद तुम जानते ही हो कि क्या होगा। मैं हार मानने ही वाला था कि तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ में आ गया और मैंने एक जबरदस्त खतरा मोल ले ही लिया, और इस बार मैं नहीं झिझका। मेरे हाथ बटनों पर दबते चले गए और मेरा अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट ध्रुव के स्पेस सूट में छेद करता हुआ
पीछे चट्टानों से जा टकराया। मेरे स्पेस सूट के रेडियो पर एक चीख गूंज उठी, सुपर कमांडो ध्रुव की आखिरी चीख। पहले उसके स्पेस सूट के चिथड़े उड़े और फिर उसकी नसों में दौड़ता खून अपने रक्त दाब के कारण नसों को फाड़कर बाहर टपकने लगा। उसके पूरे बदन की नसें गुब्बारे की तरह फट रही थीं। कुछ देर तक तो फिर भी वह जांबाज सीधा खड़ा रहा और फिर उसके मुंह से खून की एक तेज उल्टी उबली और धीमी गति से गिरता उसका शरीर उस कृत्रिम चांद की सतह से जा टकराया। ध्रुव का बदन, मेरे दुश्मन का बदन, अपने ही खून में सराबोर मेरे सामने मृत पड़ा हुआ था। इससे ज्यादा खूबसूरत दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं। फिर अपना लांचर तान कर लाशें बिछाता हुआ मैं बाहर भाग लिया। जो काम मैं सोचकर स्पेस सेंटर गया था उससे कई गुना बड़ा काम मेरे हाथों से हो गया था। सुपर कमांडो ध्रुव मेरे हाथों से मारा जा चुका था। कुछ पलों तक कोर्ट में सन्नाटा छाया रहा और फिर रोबोट के गले से एक हल्की सी खरखराहट उभरी। स्वामी कंकाल तंत्र, इनकी बैंक डकैती एवं स्पेस सेंटर पर हमले की कथा तो सच है। ये घटनाएं पृथ्वी के कई समाचार माध्यमों में आई थीं, पर इनका श्रीमान ध्रुव को मारने का दावा झूठा है। मेरा दावा झूठा है? क्या बकता है टीन के डिब्बे? अभी तेरा पुर्जा पुर्जा हवा में उड़ा दूंगा। इसको तो मैं दोबारा जोड़ लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा पुर्जा पुर्जा उड़ गया तो उसे कोई नहीं जोड़ पाएगा। बोलो बायोट्रॉन। श्रीमान ध्वनिराज के अनुसार इन्होंने ध्रुव पर वैक्यूम यानी निर्वात में पराध्वनि तरंगों से वार किया, जो कि ये कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगे ध्वनि तरंगों का ही एक रूप है और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए गैस, तरल या ठोस किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कोई भी ध्वनि तरंग वैक्यूम यानी निर्वात में चल ही नहीं सकती। इसलिए श्रीमान ध्वनिराज का दावा खारिज किया गया। झूठा, मक्कार! ये मारेगा ध्रुव को। ध्रुव छींक भी दे तो ये चांद पर ही जाकर गिरेगा। ध्वनिराज, तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा। फिलहाल तुम अग्निद्वार के उस पार जाकर इंतजार करो। बायोट्रॉन, अगले गवाह महाखलनायक को बुलाओ। महाखलनायक बौना वामन कृपया गवाही देने पधारे।